हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शन में यानी बिहार बोर्ड वालों के लिए हिंदी सेक्शंस में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम से जो करते हैं, और इस वीडियो में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज नंबर यानी कि अभ्यास नंबर 2 और अध्याय नंबर 6 लेकर मैं आया हूं। और ये सबके लिए हो सकता है, चाहे वो किसी क्लास में हो सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया ही है कि मैं बनाऊंगा तो सभी के लिए, लेकिन उसमें समय लगेगा। किसका पहले बनेगा ये भी हमें आइडिया तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके हमें मैसेज करके अपना नाम और क्लास बताओगे। तो जो मैसेज करके हम तक पहुंचेगा उसके वीडियो पहले बनेंगे, और फिर बाकी जो मैसेज नहीं आएंगे जिस क्लासेस के, उनके वीडियो बाद में बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन है कि रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी माह में उसे कुल कितने रुपये की बचत हुई? अब देखो, एक दिन 10 रुपये लगते थे। जनवरी में वो कितने दिन गई? 21 दिन गई। तो एक दिन का 10 रुपया, तो 21 दिन का कितना होगा? 21 से उसमें गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि जनवरी माह में रिया को कुल बचत बराबर 21 दिन गई थी साइकिल से और 10 रुपये पर दिन के हिसाब से, तो गुणा कर देंगे। तो 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, और 1 पर 1 0 है, तो 210 रुपये की बचत कुल हुई। ठीक है, समझ में आ गया? एक दिन में 10 रुपये खर्च करती थी, 2 दिन में 20 होता, 3 दिन में 30 होता। ऐसे जोड़ते जोड़ते नहीं निकालेंगे, बल्कि जैसे 2 दिन में 30 तो 10 में 2 गुणे 20 हो गया, 3 दिन में 30 तो 10 में 3 के गुणे 30 हो गया। उसी तरह 21 दिन में कितने बचत हुई? तो 21 में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये दिया हुआ है कि माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी हुई कुछ वस्तुएं ली। अब माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिया? अब ये देखो, मूल्य 425 रुपये, चीनी 210 रुपये, आटा 320 रुपये और चाय पत्ती 61 रुपये का। माँ ने ये सारी वस्तुएं ली, कितने रुपये दिए? तो ये सबको क्या करोगे? माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए बराबर सबको जोड़ देंगे। तो ये देखो कैसे जोड़ेंगे? 5 ये जोड़ देंगे तो देखो 5 और 0 0 1 5 1 6, मतलब आखिरी वाले पहले, फिर दूसरे वाले देखो 2 1 3 और 2 5 और 6, कितना हो जाएगा? 11 का 1 हाथ में 1, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 7 और 3 10, 1016 रुपये। यानी कि टोटल उन्होंने जो सामान खरीदा, सरसों का तेल, चीनी, आटा, चाय पत्ती, तो उन सारे सामान के लिए जो लिस्ट बनाया नारायण सेठ ने, तो इस सबको जोड़कर माँ ने कितने रुपये दिए? 1016 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक साड़ी, रूबी के लिए 225 रुपये का सूट तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो देखो, जब अलग अलग रुपये खर्च किए गए तो टोटल रुपये का निकालना हो तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये लिख देंगे कि प्रकाश ने कुल खर्च ये बराबर 750 रुपये प्लस 225 रुपये प्लस 310 रुपये। अब देखो ऐसा भी लिख कर जोड़ सकते हैं। उसको अगर जोड़ने में कठिनाई हो तो आप क्या करोगे? तो ये ऊपर नीचे लिख लोगे 750 रुपये, 225 रुपये
और 310 रुपये। ये ऊपर नीचे लिख लोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे तो 0 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 3 12 हो जाएगा। तो कुल कितने रुपए खर्च किए उन्होंने? 1285, यानी कि 1285 रुपये। ठीक है, इतने खर्च किए। तो वो कितना रुपए लेकर गया इससे कोई मतलब नहीं है, पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल को जोड़ देंगे। अगर फिर पूछता कि उसने कितने रुपए बचाए तो 2000 में से इसको घटा देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि हो जाने से वो कितने की हो गई? 2735 रुपये में मिल रही है। तो साइकिल की पहले कीमत कितनी थी? तो चलिए क्या करेंगे, साइकिल की पहले की कीमत बराबर क्या होगा? साइकिल की जो अब की कीमत है उसमें से जो वृद्धि हुआ है वो घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2735 माइनस 700 735। इसको भी चाहो तो अलग कहीं पे लिख लेना, ऊपर नीचे, और इसको घटा लेना। घटाना है तो 5 में से 5 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0, 7 में से 7 घटाओगे 0, और 2 के नीचे कुछ है नहीं तो 2 उतार दोगे। कितने रुपये पहले कीमत थी? तो जो आया वो कीमत थी 2000 रुपये। ठीक है, अगला, मीरा के बचत खाते में से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं। तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे? तो देखो पहले जितने थे उसमें से 500 रुपये निकाल लेने के बाद भी 2000 बचे। तो निकाल लेने में वो घटा है, तो पहले वाले निकालना हो तो जो निकाला गया है वो अभी जो है उसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा मीरा के खाते में पहले कुल रुपये बराबर 2000 तो अभी है, और 500 रुपये निकाले गए हैं तो प्लस 500। आप ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी अब हम लोग जोड़ सकते हैं। 2000 और प्लस 500 कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। पहले कितने थे? 2500 रुपये। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका क्वेश्चन से आगे है, पहले यहाँ देख लो, देखेंगे बार बार इसको। ये कहता है कि पकड़ी चौक आरा पर सेव 70 रुपये और बाजार समिति आरा में 60 रुपये, आम 45 रुपये 40 रुपये, 45 रुपये 38 रुपये लीची, आलू 10 रुपये और 8 रुपये, और प्याज 12 रुपये और 10 रुपये है। दोनों जगह अलग अलग रेट है। अब आगे क्वेश्चन है, उसको देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदा। कहाँ से खरीदा? बाजार समिति से। तो 2 किलो आम की कीमत कितनी है? 40 रुपये। ठीक है, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपये अधिक देने पड़ते? तो पहले निकालो कि बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम की कीमत बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 40 रुपये है। 40 बराबर 80 रुपये। ठीक है, और वहीं आम कहाँ से? पकड़ी चौक से। पकड़ी चौक से 2 किलोग्राम
आम की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे पकड़ी चौक पर कितना है 45 रुपये का, तो 2 गुणे 45 बराबर 90 रुपया। अब क्या पूछ रहा है, कितने अधिक देने पड़ते हैं, तो अधिक देने पड़ते बराबर 90 माइनस 80 बराबर 10 रुपये। कितने अधिक देने पड़ते, 10 रुपये। अगर बाजार समिति से न खरीद के वहीं पकड़ी चौक से खरीदती तो 10 रुपये ज़्यादा 2 किलो आम के लिए देना पड़ता। ठीक है, अगर इसको उतारना है तो यहाँ उतार लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप वीडियो पॉज करके उतार लो। चलो, और क्यों मिटाऊंगा, तो इसलिए मिटाऊंगा कि वहीं पे अब दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि यहाँ पे आएगा। पहला क्वेश्चन हट जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आ गया, सनी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे। इंदर ने पकड़ी चौक से, दोनों में किसने और कितने रुपये कम खर्च किए। तो ये देखो कौन है, पहले सनी का खर्च बराबर कितना हो जाएगा। सनी बाजार समिति से खरीद रहा है, तो क्या खरीदा है, 5 किलो आलू का दाम बाजार समिति में 8 है, तो 5 गुणे 8 प्लस 2 किलोग्राम प्याज का बाजार समिति में क्या रेट है, 10 रुपये, तो 2 गुणे 10, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 और प्लस 20 बराबर 60 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ इंदर के। इंदर का खर्च। ठीक है, तो इंदर का खर्च कितना हो जाएगा, तो इंदर ने पकड़ी चौक से खरीदा, और पकड़ी चौक से क्या खरीदा, वही सामान खरीदा जितना उसने खरीदा, तो 5 गुणे आलू पकड़ी चौक में कितना है 10 रुपये का, 10 प्लस प्याज है 12 रुपये का, तो 2 गुणे 12, इसको देखें तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 24 बराबर 74 रुपये। कितने हो जाएगा, 74 रुपये। अब कहता है कि किसने और कितने रुपये कम किए, तो सनी ने कम खर्च किए, और कितने के लिए, कितने बराबर 74 माइनस 60 बराबर 14 रुपये। क्या आंसर हो जाएगा, सनी ने कम खर्च किए, और कितने, तो 74, यानी कि इंदर का जो ज़्यादा था उसमें से सनी वाला घटा देंगे, तो 14 रुपये कम खर्च किए। ठीक है, ये भी उतार लेना, ये भी यहाँ से हटेगा, ये हट गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो आ गया, राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपये देनी होती। तो राम का खर्च यहाँ लिखेंगे, राम का खर्च बाजार समिति से कितना हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम लीची का कितना है 45 रुपये, बाजार समिति में 38 रुपये, तो 1 गुणे 38, और 2 किलोग्राम आम 40 रुपये का, प्लस 2 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा, 38 प्लस 80, और ये हो जाएगा 118 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं कि उसने अगर वही चीज़ पकड़ी चौक से खरीदा होता, तो यहाँ लिख दो, पकड़ी चौक से 1 गुणे लीची कितना है पकड़ी चौक में 45 रुपये का, तो ये 45, एक गुणे 45 प्लस 2 किलो आम है पकड़ी चौक में, आम भी 45 रुपये का है, तो 2 गुणे
45 बराबर कितना हुआ 45 प्लस 90 बराबर 135 रुपये। तो क्या कहता कि बचत कितनी होती, तो अब बचत निकाल दें। तो ये निकालो बचत बराबर 135 रुपया माइनस 118 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 17 रुपया। क्या हुआ 17 रुपये के उसने बचत कर ली बाजार समिति से खरीदारी करके। आप भी ऐसा करना कि जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीद लो, पैसे की बचत होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है जो कि चौथा क्वेश्चन है और आखिरी भी क्वेश्चन है। 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे ये देखो सेब खरीदेंगे तो 10 रुपये की बचत है, करना 200 रुपये है। तो क्या करेंगे, सेब खरीदेंगे 20 केजी खरीद लेंगे तो हमें 200 रुपये की बचत हो जाएगी। अगर हम आम खरीदते हैं, इसमें भी अलग अलग करके अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, आम खरीदते हैं तो 5 रुपये की बचत 1 किलो पे होगी और 200 करना है तो कितना खरीद लेंगे 40 केजी खरीद लेंगे। लीची खरीदना है, ठीक है, तो इसमें देखो कितने 700 रुपया, 700 से ये कटेगा नहीं तो कुछ और मिला सकते हैं। मतलब बचत जितना है ये प्रति केजी कितना इसमें बचत है तो 8 2 7 रुपये का, 7 रुपये का प्रति केजी बचत है। तो इसके हिसाब से मान लो कि अगर हम और 2 रुपये की बचत यहाँ पे है तो 7 की बचत से 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे 40 किलो तो 228 हो जाएगा, 40 नहीं। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 80 केजी खरीद लेते हैं तो 500 कुछ रुपया हो जाएगा और आलू कुछ खरीद लेते हैं 2 रुपये की बचत से। तो मतलब हमें क्या करना है कि 200 रुपये की बचत दिखा देना है। इसमें से 10 रुपये की बचत यहाँ है, 5 रुपये की बचत यहाँ है, 7 रुपये की बचत है, 2 रुपये की बचत है और इसमें 2 रुपये की बचत है। तो इसके अनुसार हम अलग अलग करके भी और चाहे एक किसी के साथ करके भी हम निकाल सकते हैं कि 200 रुपये की बचत हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रिया के गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने चाहिए, 2000 है और 3200 में मिल रहा है 3250 रुपये। तो साइकिल खरीदने के लिए प्रिया को और रुपये की आवश्यकता बराबर कितना हो जाएगा, जितने की साइकिल है वो पहले लिख दो और जितने उसके गुल्लक में है वो उसमें से घटा दो। अगर इस तरह से नहीं घटा सकते हो तो ऊपर नीचे लिख लो इसको 2000 और देखो किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या रह जाएगा, अच्छा है जोड़ेंगे तो भी वही संख्या रह जाएगा। तो 0 0 0 5 0 5 और 2 0 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। कितने रुपए की आवश्यकता होगी तो 1250 रुपये की। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है। एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की, मतलब एक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी। आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की, 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की। आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपये दुकानदार को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2 साड़ियों की कीमत बराबर 2 गुणे 350 बराबर 700 रुपये। ठीक है,
छूट, एक साड़ी पर 30 रुपया है, साड़ी है 2, तो ये हो गया 60 रुपये। ठीक है, और यहीं पे से लाइन खींच दोगे और लिखोगे मम्मी द्वारा दुकानदार को दिए रुपये बराबर क्या होगा, जितना के खरीदी है जितना छूट मिला है माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 ले लेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 उतर जाएगा। तो दुकानदार को मम्मी ने कितने दिए, तो 640 रुपये दिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मध्य विद्यालय बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी, तो एक विद्यार्थी 5 रुपये, 2 विद्यार्थी 10 रुपया, यानी कि 5 गुणे 2। इसी तरह 510 विद्यार्थी तो 510 गुणे 5। चलो, तो ये लिखेंगे कि विद्यार्थियों ने कुल राशि भेजी बराबर 510 विद्यार्थी थे, गुणा करना है इसमें 5, तो ऐसे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे करके गुणा कर दें। ठीक है, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, अब 5 में 5 से करेंगे तो 25। कितने रुपए उन्होंने भेजा, तो 2550 रुपये भेजा, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है, यानी कि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी 170 रुपये है। अब 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी, एक मजदूर के 20 दिनों की मजदूरी क्या हो जाएगा, 170 गुणे 20। अब 15 मजदूरों की 170 गुणे 20, आप 15 और गुणा कर देंगे, मतलब एक मजदूर की एक दिन की कितनी हो जाएगी, 170 रुपया। तो 15 की क्या करेंगे, 170 में 15 से गुणा करेंगे, 15 का निकल गया एक दिन का, और फिर उसमें 20 से गुणा करेंगे तो 20 दिनों का निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी बराबर कितने रुपए हो गए, तो 170 रुपया तो वो पर डे का देता है। एक मजदूर का तो मजदूर है 15 और दिन है 20। ठीक है, तो आसानी से गुणा करने के लिए आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले इन दोनों का कर लेना, फिर 20 का कर देना। लेकिन एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, अगर आप लोग समझ गए तो ये जितने ज़ीरो आ रहे हैं इसको बाद में लिख दो। 2 ज़ीरो आ गया, अब वो हट गया। अब आपको गुणा कितना करना है, तो गुणा करना है 17, 15 और 2 को। ठीक है, तो आप फिर एक ट्रिक्स है कि ये गुणा कर दिया, 15 दूना कितना होता है 30, इसमें भी एक ज़ीरो और आ गया तो एक ज़ीरो और लिख दो, 3 ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो भी हट गया। अब कितना गुणा करना है, 17 में और 3 से, तो 17 गुणे 3। ठीक है, 17 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 17 यहाँ 51,000 रुपये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आसानी से कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, 170 गुणे 15 कर लेंगे। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे आएगा उसमें फिर से गुणा 20 करके निकालोगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप या तो ऐसे करके निकाल लेना, या फिर ये ट्रिक्स बताया सबसे आसान तरीके से ये से गुणा हो जाएगा। 2 ज़ीरो था, 2 ज़ीरो यहाँ लिख दिया, फिर अब 15 2 बचे यहाँ पे, गुणा करने पे 30 हो गया, तो 1 ज़ीरो और था, 1 ज़ीरो यहाँ ला दिया, अब यहाँ 3 बचा, तो 17 और 3 को गुणा कर दिया, 51 हुआ।
ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है। एक पुस्तक है, उसका मूल्य 45 रुपये है और एक विक्रेता ने 2000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तकें खरीद सकता है। 2000 रुपये में ऐसी कितनी पुस्तकें खरीद सकता है और पुस्तकों को खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, ये बताना है। क्या पुस्तकों को खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितने बचेंगे। तो सबसे पहले ये निकालो कि 2000 कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या 2000 से ज़्यादा यूज नहीं करना है, 2000 में ख़रीदना है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपये होंगे और एक पुस्तक की कीमत है 45। तो इस तरह से दिया रहता है, आपको नहीं बनेगा इस तरह से, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 45 से भाग देना है कितने में, 2000 में। ठीक है, 45 यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे 45 हुआ, यहाँ 2 अंक लेंगे तो 20 ही रहेगा, जो 45 से छोटा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें 3 अंक ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 से भाग करेंगे तो 4 बार में 180 होता है, घटाएंगे तो कितना होगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा, फिर 200 हो गया, तो 4 बार में 180 हो जाएगा और 20 रुपये। अब 20 रुपये में मिलेगा नहीं, तो ये पैसे बचेंगे और इतने बुक आएगा। तो कुल बुक की संख्या बराबर कितने वो खरीद सकता है, 44 पुस्तक खरीद सकता है। ठीक है, और कहता है कि क्या पुस्तक खरीदने में पैसे बचेंगे, तो दूसरे वाले का हो जाएगा कि हाँ पुस्तक खरीदने में पैसे बचेंगे, पुस्तक खरीदने में पैसे बचेंगे, क्योंकि इतना ही पुस्तक वो खरीद सकता है जो भागफल में आएगा। शेष में जो आएगा उसके पैसे की बचत होगी। शेष अगर 0 आता तो कहते कि नहीं बच सकता है, शेष आया है इसलिए कहेंगे कि हाँ बचेंगे। तो कितने बचेंगे, तो कितने बराबर जितना आया है शेषफल, तो ये आया है 20 रुपये और ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है यहाँ, कितने पुस्तक खरीदेगा, तो 44 पुस्तक। पुस्तक खरीदने में पैसे बचेंगे, हाँ कितने, 20 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन के पास 476 रुपये है। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसने शेष रुपये को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। प्रशांत और साधना को कितने कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले निकालेंगे कि सुमन के पास रुपये बचे कितने। तो सुमन ने कुल खर्च किया, लिखेंगे सुमन ने कुल खर्च किया बराबर 36 रुपये के एक पुस्तक खरीदी उसने, 3 पुस्तक, 3 गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 108 रुपये। ठीक है, 108 रुपये। अब सुमन के पास बचे पैसे, सुमन के पास शेष रुपये बराबर कितना हो जाएगा, टोटल में से जो खर्च कर दिया वो घटा देंगे, यानी कि 476 घटाव 108 और ये घटाने पे कितना आएगा, कितना आएगा, इसको घटा दिए 76 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा 68 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 368 रुपये सुमन के पास शेष है। और उसने प्रशांत और साधना को बराबर बराबर बांट में, मतलब आधा आधा कर दिया। तो लिखेंगे
तो प्रशांत तथा साधना को मिले रुपये दोनों को बराबर ही मिला है, तो जो रुपया निकलेगा दोनों का ही होगा। तो वो कितना होगा, 368/2। इसको आधा कर देना है। आधा करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 2 से 3 को कटाएंगे, एक बार में 1 बचेगा, तो उस पर 6 ले आएंगे, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 कट गया पूरा। अब बचा 8, तो 2 चौका 8, यानी कि 184 रुपये सुमन को भी मिले और 184 रुपये साधना को भी मिले। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। यदि वो अपने आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो वे शिक्षा पर कुल कितना खर्च करते हैं। तो ये लिखेंगे, पिताजी द्वारा शिक्षा पर कुल खर्च कितना करते हैं। तो सबसे पहले उनकी पूरी आय लिख देना है, 12,350, और 10वां हिस्सा का मतलब हुआ 1/10, और 1/10 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा, या फिर इसमें 10 से भाग दे देते तो भी निकल जाता। तो जैसे कि ऐसा लिखते हैं हम कि 12,350 भगा 10, और नहीं लिखा है तो इसके बटे में 1 हो जाता है। जब पूरी संख्या लिखी रहती है तो उसके बटे में 1 रहता है, और जब गुणा में इसको बदलते हैं, भाग दिया रहा उसको गुणा में जब बदलते हैं तो भाग के बाद वाले संख्या उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। ठीक है, वहीं यहाँ पे कर दिया गया। तो अब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से यहाँ 0 कट जाएगा और मिलेगा 1235 रुपये। तो पिताजी कितना खर्च करते हैं बच्चों के शिक्षा पे, तो 1235 रुपये, और इनकी आय जो है मासिक, तो 1235 रुपये वो मासिक बच्चों के शिक्षा पे खर्च करते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो अध्याय 2 है इसके 13 क्वेश्चन थे, वो 13 के 13 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इसी अध्याय में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि पिताजी बैंक में जाते हैं रुपए उठाने के लिए या जमा करने के लिए, तो जमा करने में पर्ची कैसे भरी जाती है ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं उसके अंदर। जैसे कि संजू के पापा जी के साथ बैंक गई, संजू अपने पापा जी के साथ बैंक गई। उसने बैंक में पापा जी को रुपये जमा करने के लिए निम्न तरह के फॉर्म पर्ची भरते देखा। अब बताइए पापा जी ने बैंक में कुल कितने रुपये जमा किए। ठीक है, तो पहले उन पर्ची में क्या भरा है वो देखिए। उन्होंने इस पर्ची को ऐसे भरा है, पढ़िए। देखिए पर्ची में सबसे पहले क्या भरते हैं, अब मैं भर के भी दिखाऊंगा, और यहाँ आपको बताना है कि उन्होंने कितने रुपये जमा किए। तो यहाँ पे देखो, पहले लिखते हैं शाखा, जिस शाखा में हो। जैसे मान लो कि ये आरा में ये बैंक है तो आरा में है। उसके बाद उस दिन कौन सी तारीख थी वो तारीख लिखते हैं। किसके नाम से था वो नाम यहाँ लिखते हैं। ये अकाउंट नंबर हो जाता है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर भरते हैं। खाता किस प्रकार का है, बचत है या चालू है, इस तरह के खाता करते हैं। और पैसे रुपए जो लेकर गए हैं तो उसमें किस किस तरह के नोट है। तो जैसे पिताजी के पास 500 के 10 नोट थे, ये हो गए 5,000 रुपये। ठीक है,
100 के 2 नोट थे तो ये हो गए 200 रुपये। 50 के 2 नोट थे, ये हो गए 100 रुपये। और नीचे खाली है तो ऐसे काट देते हैं सारे कॉलम को, इन सबको जोड़ देते हैं। 5200 एक 300, तो 5300, और उसी को यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में 5300 रुपये मात्र। ठीक है, और यहाँ पे जमाकर्ता के जो हस्ताक्षर दिया गया है, यहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे उनका नाम पंकज कुमार है तो पंकज कुमार उन्होंने हस्ताक्षर किया, यहाँ अपना नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल पूछा गया है कि संजू के पिताजी ने कितने रुपए जमा किए, तो 5300 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे कि संजू के पापा जी ने कुल रुपए बैंक में जमा किए बराबर कितना, यहाँ कुल जोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, कितने हैं वो 5300 रुपये। ठीक है, लेकिन ये पहले से भरा हुआ था। अब हम लोग एक और देखिए, इसमें भरा हुआ था तो ये चेक वाला कॉलम नहीं भरा हुआ। मान लो कि आपको किसी ने चेक दिया हुआ है, उसको जमा करना है तो कैसे करेंगे, और आपके पास नोट है उसको जमा करना है तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ एक खाली जमा पर्ची आपके पास है। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ कि जो जमा करने गया है उसका नाम है क्या नाम रख लें, तो नाम रख लेते हैं हम लोग, कुछ भी नाम रख लेते हैं। देखते हैं हमने क्या लिखा है इसमें, हमें नाम याद नहीं आ रहा है। हमने जो लिखा है कोई वंदना तावड़े हमने लिखा है, कुछ और नाम है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो खाता में जमा किया। मेरा खाता कहाँ है, तो मेरा खाता सपनापुर में है। मतलब जो तावड़े है उसका खाता कहाँ है, सपनापुर में है। ठीक है, और बैंक का नाम क्या है, बच्चों का बैंक। बैंक का नाम क्या है, बच्चों का बैंक है, और खाता कहाँ है, सपनापुर में। ठीक है, आज दिनांक क्या है, वो भर देंगे यहाँ 6/8/2024 आज का दिनांक है। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। तो ये नाम है स्वीटी वंदना तावड़े, मतलब एक स्वीटी वंदना तावड़े है, बच्चों बैंक में वो गई है अपना पैसे जमा करने, और ऊपर लिखा हुआ है कितने रुपये हमें जमा करना है, 4000 रुपये जमा करना है। लेकिन उसके अब नाम लिख दिए। अब नाम के बाद उसको क्या लिखना है, तो नाम के बाद उसको लिखना है अपना अकाउंट नंबर। तो उसका ये अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3। ठीक है, खाते का प्रकार उसका कैसा है, तो वो लिख देंगे हम बचत खाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारे पास 4000 रुपये है, और इन सब नोटों में से है हमारे पास सारा नोट मिक्स है। नहीं जितना कलम खाली रहे, बताया ना कि उसको काट देते हैं जितना कलम खाली रहता है। लेकिन हमारे पास मतलब स्वीटी वंदना तावड़े के पास कितना पैसे है और कौन कौन से है। तो जैसे कि ले लो कि 500 के उसके पास 4 नोट है। तो आपने पिछले चेक में देखा था जमा पर्ची में कि पापा जी ने क्या किया था, ऐसे करके और 2 0 लगा दिए, तब फिर पैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और नहीं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 2000 रुपये हो गए, पैसे 0 0। अब हमारे पास मतलब वंदना तावड़े के पास 100 के 10 नोट थे, तो ये 1000 रुपये हो गए, उसमें भी 0 0 पैसे आ गए। उसके बाद 50 के भी उसके पास 16 नोट थे, तो 800 रुपये हो गए, यहाँ भरा गया। 20 के उसके पास 5 नोट थे, 100 रुपये हो गए, यहाँ पे भरा गया। 10 के उसके पास 5 नोट थे, तो 50 रुपये हो गए। और 5 के उसके पास
10 नोट थे 50 रुपये हो गए। इन सबको अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2000, एक 3000, 800, एक 900, 950 और एक 1000। तो 2000, एक 3000, ये सब मिलाकर 1000, कितना हो गए? 4000। देखो यहाँ जोड़ लिखा हुआ है, इस जोड़ में भर देंगे, ठीक है। 4000 भरा गया। अब इस 4000 रुपये को यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, कहाँ पे? कुल राशि शब्दों में, रुपये पहले लिख दिया गया है, तो बाकी आप लिख देंगे 4000 मात्र। अब पढ़ेंगे यहाँ से, रुपये 4000 मात्र, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जमाकर्ता के हस्ताक्षर वो यहाँ पे कर दिया SB तावड़े, स्वीटी वंदना तावड़े, ठीक है। यहाँ पे हो गया हस्ताक्षर। अब इस स्लिप को और पैसे को बैंक काउंटर पे यानी कैशियर काउंटर पे दे देंगे, वो सब मिला लेगा। मिलाने के बाद इस पे भी एक ठप्पा लगा देगा। देखो यहाँ पे प्रविष्टिकर्ता के, कैशियर के या कॉलम दिए गए हैं, उस लगा देगा। और लगाने के बाद आपको इसके पीछे ऐसा ही इस तरह का एक छोटा सा स्लिप यहाँ होगा जिस पे ठप्पा लगाकर आपको दे देगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने इतने रुपए जमा कर दिए। तो ये कैसा हुआ कि आपके पास नोट थे, नोट जमा करा। अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो उसको कैसे भरेंगे, इसको देखते हैं हम लोग पहले। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें खाली कर दी हमने, मिटा दिया। लेकिन चेक में भी हमें इसी तरह का भरना होता है। चेक भी अगर हम लेते हैं तो हमें अपना नाम, मेरा खाता, दिनांक और क्या क्या भरने पड़ते हैं, ये खाता संख्या और खाता का प्रकार। चेक वाले में वो ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, तो ऊपर वाला ऐसे ही रह गया। अब हमारे पास पैसे नहीं, किसी ने हमको चेक दिया है, तो पहले देख ले कि चेक दिया है किसी ने तो वो कैसा होता है, वो कैसे चेक देता है। ये देखो, एक चेक दिया है तो वो मेरे नाम का स्वीटी वंदना तावड़े दिया है, 5 तारीख को हमको दिया था, ठीक है। टोटल रुपये 4000 है। इसको यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखते हैं, ये सालून के जिन्हें हमको चेक दिया है, ठीक है। अब चेक पे ये नंबर होता है, जैसे यहाँ पे है 104888, ये नंबर होता है। और भी चेक का दूसरे सब नंबर होते हैं उनका अलग, लेकिन एक नंबर होता है जो चेक का, इस जो चेक है ना, तो यहाँ जैसे कि 1210488 है। अगला इसका खोलेंगे पेज तो उसमें 9 होगा, 10 होगा, मतलब ये चेक लीव नंबर है, यानी कि चेक का जो ये एक पेज है उसका ये नंबर है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमें फिर वहाँ भरना पड़ता है। तो वहाँ कैसे भरेंगे ये याद कर ले। चेक नंबर क्या है? 10488 और तारीख क्या है? 5/8/2024। किसके नाम से है तो ये नहीं लिखना होता है क्योंकि वो पर्ची पे हमने पहले से लिखा है। अब ये देखिए, तो इसमें अब क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें ऊपर वाले तो भरा रहेगा। यहाँ पे बैंक डिटेल जिस बैंक का उन्होंने दिया था, जिसने चेक दिया था वो किसके बैंक का था, वो उसका बैंक का डिटेल्स यहाँ पे नाम और शाखा आएगा। अपना आ गया, यहाँ पे बच्चों का बैंक है, सपनापुर में है, खाता बचत है, ठीक है। स्वीटी वंदना तावड़े का ये नंबर है, तो वो ऊपर आ गया अपना। अब जो चेक दिया है उसका भरेंगे यहाँ पे बैंक और शाखा का नाम। तो ये हमने भरा मनोरंजन बैंक खुशीपुर शाखा, ठीक है। वो जिन्होंने दिया था वो मनोरंजन बैंक का चेक दिया था, खुशीपुर शाखा के उनके चेक थे। अब यहाँ पे चेक नंबर और तारीख याद है ना, क्या था? 1044888 ये चेक नंबर था और तारीख क्या था? 5/8/2024। वो इसमें भरेंगे। ये भरा गया यहाँ पे 10488, ठीक है। और ये हो गया 5/8/2024, इसमें भर देंगे। उस पर कितना रुपये लिखा था? 4000। आपने देखा था 4000 रुपये लिखा था, तो ये हो गया 4000 रुपये। तो यहाँ पे नोट्स की संख्या नहीं होती है कि बार बार तो बहुत सारे में भरेंगे। एक में भरा गया तो अब हमें ये सारे खाने को ब्लॉक करना पड़ेगा, इसलिए कि ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। यहाँ भी जो बच जाता है उसको ब्लॉक करते हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। तो इसको पहले ब्लॉक करेंगे। ये ब्लॉक हो गया पूरा कॉलम, लेकिन जोड़ में ये 4000 है तो ये जोड़ यहाँ 4000
आएगा, ठीक है। और उसको शब्दों में फिर यहाँ लिखेंगे, तो ये शब्दों में भी फिर से लिख दिया 4000 रुपये मात्र, ठीक है। और यहाँ साइन, चूँकि जमाकर्ता का साइन उसमें भी लगेगा, तो यहाँ कर देंगे साइन एसबी तावड़े, अपना करेंगे, वो हमको साइन चेक पर करके दे दिए, ठीक है, हो गया। और इस पर्ची के साथ क्या करेंगे, उस चेक को अटैच करके, मतलब पिनअप करके और काउंटर पे जमा कर देंगे, या आजकल क्या होता है कि बॉक्स लगा हुआ है उस बॉक्स में डाल देंगे। जब ये पहुंचेगा कैशियर के पास, वो इसको क्या करेगा, एक जांचकर्ता अधिकारी होंगे, उनसे जांच करवाएगा, उनसे जांच करने के बाद ये तुम्हारे अकाउंट्स में जो अकाउंट नंबर ये दिया गया है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब उसमें जमा कर देगा। तो इस तरह से हम लोग जमा पर्ची भरते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए, ताकि कभी आपके घर में ऐसा नौबत आए कि आपको जाकर पैसे जमा करने के लिए कहा जाए, वो कोई चेक जमा करने के लिए कहा जाए, तो आप जाकर कर सकें। तो चलिए, इस अध्याय में इतना ही, इस अध्याय में इतना ही नहीं है, इस अभ्यास में इतना ही। अगले अभ्यास में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।